मेरे माँ बाप ज्यादा पैसे वाले नहीं थे। मेरे बाबा स्कूल में टीचर थे। मेरी शादी का वक्त आया तो मेरा रिश्ता मेरे दूर के एक रिश्तेदार में हो गया। वो लड़का गांव में रहता था। उसकी अपनी बहुत सारी जमीनें थी, मगर वो मेरे जैसा पढ़ा लिखा नहीं था। मैं उसके मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी। वो ठीक ठाक सा था। हमारे यहाँ आस पास शादी नहीं होती थी। मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मेरी शादी आशीष से हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे आशीष के मिजाज का अंदाजा हो गया। मुझे वो थोड़े सख्त मिजाज लगे थे। जिस तरह से उन्होंने नरमी के बजाय सख्त मिजाज से मुझसे बातें की थी, उससे मैं यही अंदाजा लगा पाई थी कि मेरी जिंदगी में कुछ लोग बहुत खास हैं। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मेरा भाई विजय। तुम हमेशा उनका अच्छे से ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत का मौका ना मिले। आशीष ने मुझे पहली ही रात ये सब कहा था, लेकिन माँ बता रही थी कि आप इकलौते हैं, आपका तो कोई भाई ही नहीं है। मैंने हैरत से पूछा, विजय मेरे चाचा का बेटा है। इसके बाबा का स्वर्गवास हो चुका है और ये बचपन से ही यहाँ रहता है। मेरे लिए दुनिया में वो सबसे खास है। उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। तुम खुद पर विजय की सेवा पानी जरूरी समझना। वो मेरा भाई है और समझो कि तुम्हारा देवर है। आशीष ने कहा तो मैंने हाँ में सर हिलाया। मगर शादी के कुछ दिन तक मुझे विजय नजर नहीं आया। फिर पता चला वो तो शहर किसी काम से गया हुआ है। शादी के बाद मुझे आशीष से मोहब्बत हो गई, क्योंकि मैं एक नेक और शरीफ लड़की थी। मैंने हमेशा यही सोचा था कि जिस इंसान से मेरी शादी होगी, मेरी सारी मोहब्बतें उसी के लिए है। मुझे तो आशीष ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे। वो शहर की लड़कियों को अच्छा ही कब समझते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनका दिल जीत लिया और हम दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। मुझे गाँव में काफी दिक्कत थी, क्योंकि मैं शहर से आई थी। गांव में गैस नहीं था, तेज गर्मी में लकड़ियां जलाकर खाना बनाना पड़ता था। मगर मैंने सब्र से सारे काम किए। मुझे परेशानी तो बहुत होती थी, लेकिन उसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार किया और खुश रहने की कोशिश करती। फिर 1 महीने बाद अचानक विजय घर आया। मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है? तो वो बोले, यही तो विजय है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। मैंने कभी पहले इसे नहीं देखा था, इसलिए पूछा था। विजय मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही मैं उससे बात करती थी। वो घर आते ही अंदर अपने कमरे में चला जाता। एक दिन मैंने आशीष से कहा, मैं विजय की मौजूदगी में उलझन का शिकार होती हूँ, क्योंकि वो गैर आदमी है। तब वो कहने लगे, देखो आरती, वो बचपन से ही हमारे साथ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है, मेरा अच्छा दोस्त भी है और भाई भी है। तुमने उसके बारे में आइंदा अगर ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति गुस्से में मुझ पर चढ़ दौड़े तो मैं बहुत डर गई। मैंने सोचा मैं कभी उसके बारे में आइंदा कोई बात नहीं करूंगी। उसके बाद मैं चौकन्ना हो गई। वो मुझे किसी काम को ना कहता। एक दिन वो अपने कपड़े खुद इस्त्री कर रहा था तो आशीष ने देख लिया। उन्होंने मुझे डांटा, क्योंकि विजय के कपड़े इस्त्री करना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं डर गई। मैंने विजय से कपड़े ले लिए और इस्त्री करना शुरू कर दिया। इस्त्री के बाद मैंने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने मेरा हाथ छूने की कोशिश की। मेरा ये वहम था या कुछ और, क्योंकि मुझे लगा था कि उसका हाथ मेरे हाथ से लगा है, बल्कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। अब मैं अपने पति से भी उसकी शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उसके बारे में बल्कि उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैं अभी विजय के सामने न जाती, उससे दूर दूर ही रहती, खुद को सारा दिन कमरे में बंद रखती, मगर काम के लिए मुझे निकलना ही पड़ता। मेरी सास भी उसके गुण गाती थी। घर में कोई उसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि हम अपना घर अलग बना लेते हैं। आशीष कहने लगे, तुम शहर की लड़कियां होती ही ऐसी हो, बेटों को माँ बाप से अलग करने की कोशिश करती हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई। दिन गुजरते गए। एक रात मुझे महसूस हुआ जैसे कोई दीवार कूदकर घर के अंदर आया है। छलांग लगाने की आवाज और दीवार से नीचे गिरने जैसी आवाज आई तो मेरे पति और विजय बाहर निकले। टॉर्च से देखा, कोई नजर नहीं आया, मगर किसी के कदमों के निशान जरूर थे। फिर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही हुआ। आशीष और विजय ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मगर कोई नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद ये सिलसिला बंद हो गया। एक दिन आधी रात के वक्त आशीष ने मुझे उठाया और कहा कि मैं उसे 1 गिलास दूध ला दूं। मैं डरती डरती कमरे से बाहर निकल रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा विजय के कमरे में मोमबत्ती जल रही थी और खिड़की खुली हुई थी। दरवाजा भी खुला हुआ था। वो चारपाई पर लेटा मोबाइल पर बिजी था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने निगाहें उठाकर देखा। मैंने भी उसे देखा। उसे देखकर मैं बहुत डर गई। मैं जल्दी से वहां से चली गई। मैं जब दूध का गिलास लेकर कमरे में जाने लगी तो विजय वहीं पर मौजूद था। मैं जल्दी से अपने कमरे में आ गई, मगर मैं बहुत डरी हुई थी। पति ने पूछा तो मैंने बताया कि रात के अंधेरे से डर गई थी। अगले दिन सारा दिन विजय घर पर नहीं था। वो रात को घर आया।
मेरे पति को अकेले में बुलाकर कहा कि उसने मुझे कल रात किसी व्यक्ति के साथ देखा है और वो पैरों के निशान भी जरूर उसी व्यक्ति के होंगे। विजय ने आशीष से कहा कि कोई व्यक्ति रोज तुम्हारी पत्नी से मिलने आता है, क्योंकि रोज ही दीवार से कूदने की आवाज आती है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विजय मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या ये सच है? मैंने साफ कह दिया कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। फिर विजय ने कहा, क्या कल रात तुम बाहर नहीं निकली थी? विजय की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं तो दूध लेने गई थी। फिर मेरे पति ने मुझ पर शक करते हुए कहा कि मैंने भी तुम्हें रात को कमरे से बाहर जाते कई बार देखा है। दूध लेने तो तुम एक बार गई थी। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा, आशीष, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? मैंने उनका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ा। मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी, नहीं विजय, झूठ नहीं बोल सकता। उसने तुम्हें देखा है किसी व्यक्ति के साथ, जरूर। उसे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मैंने देखा है, रोजाना दीवार कूदने की आवाज आती है और किसी के कदमों के निशान भी दीवार के पास ही मिलते हैं। तुम शहर की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। आशीष ने मुझे एक झटके से नीचे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं अभी सही तरह संभली नहीं थी कि उसने मुझे लातों और घूसों से मारना शुरू कर दिया। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। वो मेरी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने मुझे जानवर समझकर मारा। विजय ने उसे रोक लिया। कमरे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मेरे सास ससुर सो चुके थे। इसके शहर का ही कोई आशिक होगा जो रोज इससे मिलने आता है, आशीष ने एक बार फिर कहा और वो कहता जा रहा था, मगर मैं निढाल नीचे मिट्टी में पड़ी सब सुन रही थी। मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। एक पल में मेरी दुनिया लुट गई थी। मैं रोते हुए सोच रही थी कि मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी। आशीष, भगवान का खौफ करो, मुझ में और इतनी हिम्मत नहीं है। भगवान के लिए इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। मैंने मुश्किल से आवाज निकाल कर कहा। मैं सदमे से बोल नहीं पा रही थी और दर्द से कराह रही थी। तब आशीष ने कहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को आजाद छोड़ दूंगा। मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या समझती हो तुम मुझे धोखा दोगी? मेरी इज्जत से खेलोगी और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? और मैं जैसे बेजान हो गई थी। मुझे जान से मत मारो, पहले मुझे मेरी बेगुनाही तो साबित करने दो, फिर बेशक मार देना। मगर आशीष ने मेरी एक न सुनी और मुझे तलाक दे दी। तलाक के शब्द थे या पिघला हुआ शीशा। मुझे कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले गए और मुझे कहा, अगर आवाज निकाली तो गला दबा देंगे। अंधेरी रात में वो मुझे एक झील के किनारे ले आए। मेरे लिए रात किसी कयामत से कम नहीं थी। मुझे झील के किनारे घसीटा जा रहा था। एक लंबी यात्रा थी जो खत्म नहीं हो रही थी। मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी। जगह जगह पांव में जख्म हो रहे थे। तभी कुछ देर बाद झील का किनारा आ गया। आशीष ने मेरे ही दुपट्टे से मेरा फंदा बनाना चाहा। मैंने कहा, मुझ पर रहम करें, मुझे जान से मत मारे। मेरे माँ बाप ये सुनकर ही मर जाएंगे। भाई किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बहनों की शादियां नहीं हो पाएगी। मैं रोते हुए आशीष से मिन्नतें कर रही थी कि शायद उस बेरहम को मुझ पर रहम आ जाए। उसकी आंखों पर विजय ने अपने प्यार की पट्टी बांधी हुई थी। ये सब तुम्हें ये पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझसे शादी करने पर राजी कैसे हुई। जरूर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी मुझसे शादी करवाई होगी, वरना तो तुम शहर में रहना चाहती थी। आशीष ने इतना कहा और फंदा मेरे गले में डाल दिया। तभी विजय ने उसका हाथ खींच लिया। मेरी बात सुनो आशीष, यहाँ पर सामने पुलिस चौकी है। अगर हम इसका गला दबाकर फेंक देंगे तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। हम पर इल्जाम आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, इसे झील में फेंक देते हैं और ये डूबकर मर जाएगी। सब समझेंगे कि इसने आत्महत्या कर ली है। अपने गांव वालों को तो हम बता देंगे, अगर हमने इसे गला घोंटकर मार डाला तो हमें पुलिस से कोई नहीं बचा पाएगा। मगर हमें पुलिस से भी तो बचना है। विजय की बात सुनकर आशीष ने हाँ में सर हिलाया। हाँ विजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मुझे झील के किनारे लाए और नीचे धक्का दे दिया। वो वहां से जल्दी से चले गए थे ताकि पुलिस देख न ले। मैं पानी में डूबती चली गई। मुझे पता भी न चला मैं कब बेहोश हुई। मुझे अपनी मौत करीब नजर आ रही थी क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था। आहिस्ता आहिस्ता मैं डूबती गई। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे लग रहा था बस मेरी मृत्यु हो गई है। किसी छिपती हुई रोशनी से मेरी आंख खुली। मैंने देखा सूरज मेरी आंखों के सामने है। मैं आंखें खोल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने आंखें खोली तो देखा कि विजय मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है। वो मुझे ही देख रहा था। मैं हैरान रह गई कि मैं जिंदा हूं। कुछ समझ नहीं पाई।
बहुत देर के बाद जब मेरी हालत संभली तो मैं उठकर बैठ गई। ये जंगल जैसा इलाका था जहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। मैं उस झोपड़ी में चारपाई के अंदर लेटी हुई थी। विजय कुर्सी पर मेरे सामने ही बैठा था। मैं यहाँ कैसे आई? तुम लोगों ने तो मुझे मार दिया था ना, मैं जिंदा कैसे बची? और आशीष कहाँ है? मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल किए। विजय हंसने लगा। तुम अभी भी उस बेवफा का सोच रही हो जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। वो तो तुम्हारे लायक था ही नहीं। तुम तो राजकुमारी हो, मगर उस घटिया इंसान ने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हारी ये हालत बना दी। मगर मैं जिंदा कैसे बच गई? मुझे किसने बचाया? और तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विजय ने कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें आशीष से कैसे अलग करूं, इसलिए मैंने बहुत प्लानिंग की। खुद ही रोज दीवार से छलांग लगाता और रोज दीवार से कूदने से आशीष को शक हो जाता और फिर खुद ही अनजान बन जाता। आशीष को तुम्हारे खिलाफ भरता रहा कि तुम गलत लड़की हो, फिर खुद ही तुम पर गलत इल्जाम लगाया ताकि आशीष तुम्हें तलाक दे दे। मुझे तुमको पाना था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब तुम्हें पानी में फेंका तो मैंने पहले से ही एक आदमी को पास ही की झाड़ियों में खड़ा कर दिया था। मैंने उसे पैसे दिए थे कि जैसे ही मैं तुम्हें फेंकूं वो तुम्हें वहां से निकाल कर ले जाए। वो तुम्हें जिंदा निकाल कर ले आया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हम दोनों शादी करके यहाँ से चले जाएंगे। मैं गुस्से में उठी और जाने लगी, लेकिन वो मुझे शादी के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा था। मेरी जिंदगी तो नर्क बन ही चुकी थी और आगे भी जिंदगी नर्क बनती ही दिखाई दे रही थी। उसके शिकंजे में ऐसी जकड़ी गई थी कि मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। मगर मैं आज भी खुश नहीं हूं। भगवान ऐसी जिंदगी किसी दुश्मन की बेटी को भी ना दे। दोस्तों, ये थी एक लड़की की जिंदगी पर बीती हुई दर्द भरी कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।